गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन हम लोग आज लैमी थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम को डील करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैमी थ्योरम क्लियर कर लिया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो हम लोग इसको अच्छे से और क्लियर करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम लास्ट क्लास में ही एक सॉल्व किए थे हम लोग, बहुत बहुत सिंपल प्रॉब्लम। तो उससे थोड़ा सा लेवल हम लोग और अपना बढ़ाएंगे आज, और हल्का सा और टफ प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था उससे थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम मोस्टली एग्जाम में इसी तरह का प्रॉब्लम आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो देखिए हमारे सामने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, समझते हैं पहले इसमें कि इसमें पूछ हमसे क्या रहा है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए बॉडी वेट ऑफ 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाई टू स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कैलकुलेट द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। कह रहा है कि एक बॉडी वेट है जो एक वर्टिकल बॉल है और एक हॉरिजॉन्टल सेलिंग है, उससे लटकाया हुआ है एक धागे के माध्यम से। बोल रहा है ना, एक बॉडी वेट कितना का 200 न्यूटन का, इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब होता है लटका हुआ है या लटका दिया गया है। ठीक है, बाई टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा होता है। तो दो स्ट्रिंग से एक 200 न्यूटन के वेट को आपको लटका दिया गया है। किस तरह से? तो जैसा पिक्चर में दिखाया हुआ है इस तरह से। तो पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल वॉल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सेलिंग है, और नेक्स्ट एक वर्टिकल वॉल है, उससे कनेक्ट करके इसको आपको लटका दिया गया है। पूछ रहा है कि ये धागा, सपोज दैट ये T1 है और तब ये T2 है, तो बोला है कि इस धागे में और इस धागे में कितना टेंशन जनरेट हो रहा है वो हमको बताइए। किसके कारण? ये 200 न्यूटन वाला फोर्स के कारण कितना टेंशन जनरेट हो रहा है वो हमको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस पे लैमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें एक तीन फोर्सेस लग रहा है, सिंगल पॉइंट पे तीन कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में है, तो हम इसको लैमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लैमी थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। तो अगर इसमें टेंशन जनरेट हो रहा है, सपोज दैट ये नीचे की ओर ये नीचे की ओर खींच रहा है, तो ये भी नीचे की ओर खींचेगा। तो टेंशन हमेशा क्या, जिस ओर फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। तो सपोज टेंशन नीचे की ओर, आपको ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो इसमें टेंशन T2 क्रिएट हो रहा है इस ओर अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें टेंशन T1 क्रिएट हो रहा है। अब ये T1 और T2 हमको निकालना है। ठीक है, तो टेंशन भी एक तरह का फोर्स है और ये टेंशन भी एक तरह का फोर्स है, और बॉडी वेट, इस बॉडी का जो वेट है 200 न्यूटन, ये भी एक तरह का फोर्स है, ये भी एक तरह का फोर्स है। तो फोर्स के लिए हम लोग लैमी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लैमी थ्योरम के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, और ये वाला एंगल चाहिए, तीनों एंगल चाहिए। तो अब ये तीनों एंगल को हम लोग निकालेंगे कैसे। लास्ट प्रॉब्लम हम लोग जो देखे थे सबसे सिंपल प्रॉब्लम था, जिसमें एंगल भी दिया हुआ था। ठीक है ना, केवल T1 और T2 निकालना था। इसमें क्या है, एंगल दिया हुआ है मगर आपको घुमा के दिया हुआ है। देखिए यहाँ का एंगल दिया हुआ है, जहाँ पे बाल लटका वॉल पे, जहाँ पे धागा कनेक्टेड है वहां पे एंगल लटका हुआ है, मगर यहाँ वाला एंगल हम लोग लैमी थ्योरम में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं करेंगे। यहाँ वाला एंगल अगर यूज करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लैमी थ्योरम क्या बोला था कि अगर तीन फोर्स सेम प्लेन में लग रहा है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक यानी कंकरेंट है, तो एंगल का साइन और उसके अपोजिट का फोर्स का रेशियो ये सेम होता है ना। तो ये अपोजिट का एंगल है, अपोजिट का एंगल है, मान लिया F है, या इसके अपोजिट का एंगल है, नहीं ना, अपोजिट का एंगल तो ये आ गया। या अगर T1 फोर्स है तो T1 का अपोजिट का एंगल ये हो गया। ठीक है ना, तो इसीलिए लैमी थ्योरम के लिए हम लोग को एंगल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो हम आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लेन आपको हम क्रिएट कर लेंगे। कैसे? जैसे 9th-10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 9th-10th में भी पढ़े होंगे कि अगर हमको इस तरह का एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल निकालना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 45 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे लग रहा है, ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसी तरह से ये जो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे लग रहा है, ये जो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ज्योमेट्री के हिसाब से। अपोजिट एंगल सेम हो जाएगा ना, अपोजिट एंगल सेम हो जाएगा ना। या फिर अगर इस लाइन को हम यहाँ पे एक्सटेंड करते, इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करते, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो जाता। अब ये 60 डिग्री का है तो इसके अपोजिट का एंगल भी 60 डिग्री का सेम होता ना, तो ये हमको इतना निकाल लेंगे। अब ये जो ये एंगल हमको मालूम चल गया, ये एंगल मालूम चल गया, तो बाकी बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसमें 60 प्लस 90 डिग्री करेंगे तो ये टोटल एंगल निकल जाएगा। उसी तरह से 45 प्लस इसमें 90 करेंगे तो ये टोटल एंगल निकल जाएगा ना। अब ये टोटल एंगल निकल जाएगा तो टोटल एंगल कितना 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री माइनस ये टोटल एंगल करेंगे तो ये भी निकल जाएगा हमारे पास एंगल, तीनों एंगल निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग लैमिथ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को सॉल्व है ऑलरेडी प्रॉब्लम, देखो उसी तरह से निकाला है जैसे हम लोग आपको बताए थे पिछला स्लाइड में, उसी तरह से एंगल निकाल दिया है। एंगल निकाल के फिर हम लोग लैमिथ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें ये एंगल 45 जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया इस तरह से, तो उसी तरह से ये एंगल 45 आपका आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, बिल्कुल आया। समझ में आ रहा है आप लोग को एंगल कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, और कौन कौन सा एंगल हम लोग को चाहिए ये समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, लैमिथ थ्योरम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हम फोर्स कौन सा ले रहे हैं, एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही अपने मन से कोई भी एंगल जो प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा वो उठा के नहीं ले लेंगे, वो उस प्रॉब्लम को गौर से देखेंगे और ये देखेंगे कि लैमिथ थ्योरम कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे लैमिथ थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, जिन तीन फोर्सेस के लिए लैमिथ थ्योरम अप्लाई करेंगे उसके अनुसार हम लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे और हम लोग फिर प्रॉब्लम में प्रोसीड करेंगे। तो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल एंगल 135। उसी तरह से ये 60 और ये 90 डिग्री आपका 150 डिग्री, बाकी बचा हुआ एंगल 75 डिग्री। कहिएगा कि सर ये 75 कैसे आया, तो ये टोटल एक चक्कर आप लगाते हैं सर्किल का तो 360 डिग्री एंगल होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपको मालूम है, ठीक है, ये एंगल मालूम है और ये एंगल सब हो जाती है, तो ये दो एंगल अगर आपको मालूम है तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो उस वही सेम चीज किया है ना, ये एंगल और ये एंगल हमको मालूम है तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। कैसे, तो 360 डिग्री माइनस 135 प्लस 150 डिग्री ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अगर ब्रैकेट में बंद नहीं कीजिएगा तो 360 माइनस 135 और इसको भी माइनस 150 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आया, 75 डिग्री आया। अब हमको एंगल मालूम चल गया तो लैमिथ थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो लैमिथ थ्योरम अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं क्या आ जाएगा। पहला फोर्स ये तो F मालूम है, ठीक है, तो लैमिथ थ्योरम के अनुसार अगर लिखेंगे तो F डिवाइडेड बाई कौन सा एंगल, F के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये जो फोर्स 200 न्यूटन का इसको F मान रहे हैं, तो F के अपोजिट कौन सा एंगल है, 75 डिग्री का एंगल है, तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू, उसी तरह से T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई लैमिथ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो T1 डिवाइडेड बाई साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री ये हो जाएगा ना। उसी तरह से इक्वल टू T2, तो T2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, T2 का अपोजिट ये वाला आएंगे, तो साइन 150 डिग्री। अब बारी बारी से एक बार में इसके साथ और एक बार में इसके साथ लेकर के हम लोग T1 और T2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही T1 T2 हम लोग को पूछ रहा था ना कि बोथ स्ट्रिंग में आपका टेंशन कितना है। आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा,
कैसे, एक बार क्या लेंगे, एक बार लेंगे एफ साइन 75 डिग्री इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई साइन 135 डिग्री 135 डिग्री। ठीक है, अब हमको एफ का वैल्यू मालूम है 200 न्यूटन, साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इसका भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो करके आपको यहाँ पे जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो T1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लोग को करना है T1 का वैल्यू निकाल के कमेंट में लिखना है या फिर हमको व्हाट्सएप करना। ठीक है, तो T1 का वैल्यू आप निकालिए कमेंट के में हमको व्हाट्सएप के कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे वैल्यू करिए T1 और T2 दोनों का वैल्यू। और आप लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट लास्ट प्रॉब्लम का जो हम लोग बोले थे बहुत सारे स्टूडेंट को कि पिछला भी एक प्रॉब्लम था, उसमें भी लास्ट में हम लोग आप बोले थे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताइएगा, और उसमें आप लोगों ने खाली न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया और यूनिट छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पे यूनिट एफ किस में है, न्यूटन में, यहाँ पे भी यूनिट न्यूटन में आएगा। तो जब फाइनल आंसर आएगा तो हम लिखेंगे टेंशन, जितना भी फाइनल आंसर आएगा उसके साथ न्यूटन लगाएंगे, जो यूनिट रहेगा लगाइएगा ना। नहीं तो ऐसे अगर आप कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे ही फोर्स 200 लिखा हुआ रहता कि 200 है, अब किलो न्यूटन है, न्यूटन है, हमको कुछ पता नहीं है, तो इसका कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है ना, कंफ्यूजन रहता है ना हमेशा। तो अगर यूनिट आप लोग नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा, फाइनल आंसर में सीधे एक नंबर गायब। सही भी है फिर भी आपका पूरा मार्क्स नहीं लिखेगा जब तक कि आप यूनिट नहीं लिखते हैं। अब ये 200 लिखे, अब ये न्यूटन में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, अलग अलग मतलब बदल जाता है ना। ठीक है, इसलिए यूनिट जब तक नहीं लिखिएगा उसका फाइनल आंसर स्पेसिफाई नहीं होता है। तो एग्जैक्ट फाइनल आंसर स्पेसिफाई करने के लिए, मेंशन करने के लिए, समझाने के लिए यूनिट भी जरूरी होता है। तो आप लोग यूनिट के साथ कमेंट कीजिए कि T1 और T2 का वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेट करके आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और प्रॉब्लम है इसी तरह का, सिंपल प्रॉब्लम है, बन जाएगा आप लोग से, बन तो जाना चाहिए। इसमें देखिए फोर्स 2 से 3 से ज्यादा है तो क्या लैमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर फोर्स हमारे पास 3 से ज्यादा है तो लैमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर पाइएगा लैमी थ्योरम अप्लाई। कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैमी थ्योरम का कंडीशन ही है, लैमी थ्योरम का आपके पास कंडीशन ही है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस केवल और केवल 3 रहेगा तभी हम लैमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज लैमी थ्योरम अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या रहा है हम लोग को, कि प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है, तभी ना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे खाली पिक्चर देख के थोड़ी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस P and Q फॉर द फोर्स सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये फोर्स सिस्टम 4 फोर्स दिया हुआ है, P है 30 न्यूटन का है, Q है और 50 न्यूटन का फोर्स है, इस पे एक सिंगल प्लेन पे लग रहा है और एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्स है। सिंगल प्लेन में लग रहा है तो कोप्लेनर, ठीक है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है तो कंकरेंट। तो ये दोनों है, एक ही प्लेन में भी लग रहा है और एक ही पॉइंट पे लग रहा है। तो कंकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस कितना, 4 फोर्सेस टोटल अगर काउंट करते हैं तो 4 फोर्सेस है ना, किसी एक फोर्स सिस्टम क्रिएट कर रहा है और कह दिया, मेंशन कर दिया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर मेंशन कर दिया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन था, सिंपल कंडीशन था, समेशन F इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट ऑफ इक्वल टू 0। और क्या था एक और कंडीशन, एक और इक्विलिब्रियम का केस अगर आता है तो हम लोग लैमी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लैमी थ्योरम में आपको लिमिटेशन हो जाता है कि केवल और केवल जब 3 फोर्सेस रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस 3 से ज्यादा है तो लैमी थ्योरम कैसे अप्लाई करें। तो क्या करेंगे, फिर प्रॉब्लम हमको निकालना तो है ना कि P और Q का वैल्यू क्या है,
पी और क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो बाकी बचा हुआ कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ कंडीशन आपको याद है क्या था, अभी बोले ना, तो समेशन ऑफ फोर्सेस, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये फर्दर 2 में डिवाइड हो गया था, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, दोनों अप्लाई करेंगे। अगर उससे निकल गया तो ठीक, अगर उससे भी नहीं निकला तो एक और कंडीशन हमारे पास है, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो किसी एक पॉइंट के थ्रू मोमेंट निकालेंगे और उसको 0 करेंगे और फिर जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा वो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सॉरी समेशन ऑफ एफ एक्स को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालेंगे। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, एक 30 न्यूटन का फोर्स है। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है आपको, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है। देखिए कैसे है, अभी और 2 फोर्स है, 2 गो और हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग लगाते हैं तो मेंशन कर दिया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए, नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को एगो वर्टिकल फोर्स दिख रहा है, एगो हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, बाकी जो तो बचा हुआ फोर्स है ये तो ना तो वर्टिकल है ना तो हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड विथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल से ये 60 डिग्री का एंगल पे है और सिमिलरली ये भी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल पे है। तो जब इंक्लाइन फोर्स रहेगा तो इसको छोड़ देंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। हमारे पास क्या कर रहा है कि पूरा सिस्टम मेंशन है, ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, ये थोड़ी कह रहा है कि पी और ये 30 न्यूटन का फोर्स इक्विलिब्रियम में है। जब पूरा कार्य सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारा फोर्स को कंसीडर करेंगे तभी ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई होगा ना। अब एगो को छोड़ देंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये वस्तु गतिशील है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये एफ है, ये एफ है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, कहेंगे इक्विलिब्रियम में है तो दोनों इक्वल होगा तभी ना इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम एक ही को कंसीडर करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब ये पूरा सिस्टम दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स एफ और राइट हैंड वाला फोर्स दोनों के सम के कारण इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है तो इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम से ये खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली इसमें हम लोग को चारों फोर्स जब बोल दिया कि पूरा चारों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, चारों फोर्स के कारण इक्विलिब्रियम में है, तो हमको सारा फोर्स को कंसीडर करना ही है। अगर किसी एक को भी छोड़ दिए तो गड़बड़, वहीं पे खत्म, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस फोर्सेस को हम लोग क्या सीखे थे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स सीखे थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना सीखे थे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, शुरू से जब से आ रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपको सब दिन काम आएगा, तो ये यही इसी सब के लिए काम आएगा। जहां भी एंगल, किसी एंगल के थ्रू फोर्सेस है, अब हमको उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है और हमको कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जरूरत आ ही जाएगा। भले ये चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम है मगर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे यूज होगा ही होगा। तो क्या करेंगे, इस पी फोर्स को 2 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर लेंगे, होता है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, ये P cos 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में P sin 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा ना। उसी तरह से ये वाला फोर्स भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 50 cos 30 डिग्री और वर्टिकल वाला इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। पूरा वर्टिकल स्ट्रेट नहीं बन रहा है हमसे, मगर आप लोगों को डायग्राम में क्या स्ट्रेट बनाना है, फ्री हैंड से नहीं बनाना है। हम यहाँ पे फ्री हैंड से आपको बता रहे हैं क्योंकि सुविधा अवेलेबल नहीं है। अगर ब्लैक पे रहता, ब्लैक बोर्ड पे रहता तो आपको बताते बढ़िया से। हमारा कीबोर्ड पे थोड़ा सा हाथ अभी फ्री नहीं हुआ है कि आप लोग को एग्जैक्ट बना सके। तो ये
प्योर वर्टिकल रहेगा, एकदम से वर्टिकल, ठीक है, टेढ़ा कुबर नहीं बनाइएगा, अपना आराम से स्केल से टाइम लेकर के बनाइएगा कि देखने में भी अच्छा लगे, तो एग्जामिनर क्या हो, इम्प्रेस हो, तो फुल मार्क्स आपको दे, ठीक है। जैसे तैसे बना दीजिएगा, कहेगा इसको कुछ नहीं आता है, जैसे तैसे कर दिया, लड़का लापरवाह है, नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिमिलरली वर्टिकल वाला 50 साइन 30 डिग्री। अब देखिए, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, डायरेक्शन सबका सेम है, देखो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, उसी तरह से ये 30 न्यूटन वाला भी इधर भाग रहा है। तो हम लोग जब दो अपोजिट डायरेक्शन को डील कर रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो साइन कन्वेंशन में आपको बताए थे कि अगर एक डायरेक्शन में अगर हम लोग राइट हैंड साइड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड वाला डायरेक्शन को क्या नेगेटिव लेंगे। बस वही यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम का कंडीशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास कौन कौन सा है, P cos 60 डिग्री, P cos 60 डिग्री प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट हैंड साइड में जा रहा है जो 30 न्यूटन का फोर्स ले लिया, उसके अलावा 50 cos 30 डिग्री। अब देखिए इसको माइनस लिखा है, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एक साइड ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाला अगर जा रहा है उसको तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो जाएगा उसको नेगेटिव लेंगे, इसलिए नेगेटिव निकाला है। अब चूंकि समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए तो इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब ये पूरा इक्वेशन को देखो, इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा कैलकुलेटर से, तो बचेगा हमारे पास क्या, केवल और केवल प्यू, केवल पी बचेगा, ठीक है। तो इस पी का वैल्यू निकल जाएगा, अगर सारा वैल्यू नोन है एक इक्वेशन में और किसी एक अननोन वैल्यू को हम लोग को मालूम करना है तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए तो कैलकुलेट करके हम लोग पी का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। क्या है, एक बार फिर से आपको सब मिटा करके अच्छा से बता देते हैं कि पी का वैल्यू कैसे निकलेगा। आप लोग जो लोग नहीं समझे हैं फिर भी से समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग इस पे लैमिथ थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कितना नंबर ऑफ फोर्सेस 4 है, 4 फोर्सेस हैं। लैमिथ थ्योरम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि जब केवल और केवल 3 फोर्स रहेगा तभी आप लैमिथ थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा, तभी लैमिथ थ्योरम वैलिड होगा। जैसे ही चौथा फोर्स आएगा लैमिथ थ्योरम अनवैलिड। तो हमारे पास पी और क्यू निकालने के लिए कुछ और हमारे पास था, तो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे, तो इक्विलिब्रियम में ये भी पढ़े थे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 होता है और समेशन ऑफ मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई किए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए। तो जितना भी इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस था, वर्टिकल फोर्सेस था, पहले वो मेंशन किए, तो इसके कारण एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आया, एक वर्टिकल फोर्सेस आया, इसके कारण एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, एक वर्टिकल फोर्सेस आया। अब हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई किए तो हमारे पास ये वैल्यू आया। उसके बाद क्या किए, सबको कैलकुलेट किए, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 0.5, तो 0.5 इंटू पी। उसी तरह से 30 को 30 ही और 50 cos 30 डिग्री का वैल्यू 43.3। ये वैल्यू आया कहाँ से, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, अपने मन से नहीं आ गया, ठीक है ना। कैलकुलेटर से जब कैलकुलेटर में 50 cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट किए तो हमारे पास इतना है। कैसे पुट करेंगे, cos लिखेंगे, उसके बाद 30 लिखेंगे, जो वैल्यू आया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये वैल्यू आपको। उसी तरह से cos लिखेंगे और 60 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 के साथ पी वैल्यू था, पी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, पी का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, तो कैलकुलेट कर लिए। अब ये दोनों को ऐड किए तो माइनस में वैल्यू आया, माइनस कुछ आएगा, ठीक है, माइनस में वैल्यू आया। अब उसको क्या किए, हम इस साइड ले गए, तो इस साइड ले गए तो 43 माइनस 30 इक्वल टू 33.3। ये क्या वैल्यू आया 33.3, ये न्यूटन में आया। मगर हम किसका वैल्यू देख रहे हैं, 0.5 इंटू पी का वैल्यू, तो 0.5 इंटू पी का वैल्यू कितना 13.3 न्यूटन आया, ठीक है। अब 0.5 को जब इधर लिए गए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर नीचे आया और टोटल वैल्यू हमारा
26.6 न्यूटन मेंशन आया। पी का वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली सिमिलरली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में भी उसी करेंगे। क्या है इसमें भी देखो, फोर्स ऊपर और नीचे दोनों की ओर लग रहा है, तो अगर अप साइड वाला फोर्स को पॉजिटिव तो डाउन साइड वाला फोर्स को नेगेटिव लेंगे। और सिमिलरली ये जो प्रोसेस हम लोग पहला जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में फॉलो किए थे, सेम सेम प्रोसेस हम वर्टिकल फोर्सेस के लिए प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर यह है। ठीक है, अब बन जाएगा आप लोगों से प्रॉब्लम। वर्टिकल फोर्सेस में देखिए, वर्टिकल फोर्सेस में क्या आ गया, क्यू फोर्स एक आया। वर्टिकल फोर्सेस अगर नहीं समझ में आया तो ये भी आपको डील ही कर देते हैं, बाद में कहीं छोड़ दिए। तो देखिए वर्टिकल फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स आ जाएगा, ये क्यू आ जाएगा, और कोई वर्टिकल फोर्स पी के कारण एक वर्टिकल फोर्सेस आया था, उसी तरह से इसके कारण एक 50 न्यूटन के कारण 50 न्यूटन जो एंगल था इसके कारण एक वर्टिकल फोर्सेस आया था। तो अप साइड वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाला फोर्स और इसको पॉजिटिव लिखेंगे और इसको नेगेटिव लिखेंगे। लिखा है यहाँ पे P sin 60 डिग्री को, P sin 60 डिग्री को क्या लिखा है, P sin 60 डिग्री को पॉजिटिव लिखा है, उसी तरह से 50 sin 30 डिग्री को पॉजिटिव लिखा है, और Q डाउनवर्ड है तो इसको नेगेटिव लिया है। अब इक्विलिब्रियम के कंडीशन के अनुसार समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, तो जीरो कर दिया ना। उसके बाद क्या, बाकी वैल्यू हमको मालूम है, पी का वैल्यू अभी निकाले थे, पी का एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकाल गया था 26.6 न्यूटन। पुट कर देंगे, पी का वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी वैल्यू जो साइन का और कॉस का है हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो फाइनली क्यू का वैल्यू हमारे पास 48.356 न्यूटन आया। सॉल्व हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो इक्विलिब्रियम आप लोग का ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग का एक पार्ट जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे आधारित था, ये महत्वपूर्ण पार्ट खत्म हो गया। बाकी आधे पार्ट में हम लोग को बीम्स एंड रिएक्शन पढ़ना है, बीम्स, सपोर्ट एंड रिएक्शन, वो भी इक्विलिब्रियम का ही हिस्सा है। उसमें भी जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन था वो हम लोग अप्लाई करेंगे, और उसमें हम लोग रिएक्शन वगैरह निकालेंगे। तो सिंपल प्रॉब्लम आप लोग को अब जो था खत्म हो गया। बीम एंड रिएक्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा, रिएक्शन वगैरह निकालना आएगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। पहले तो डील करेंगे कि बीम होता क्या है, उस पर लोड कौन कौन सा लगता है, ठीक है, उसमें सपोर्ट क्या कौन कौन सा होता है, और सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे जनरेट होता है, और किस प्रकार का रिएक्शन होता है, ये पहले बेसिक चीज सीखेंगे। उसके बाद हम लोग रिएक्शन निकालना सीखेंगे। अगर बीम पे कोई लोड लग रहा है तो उस पर रिएक्शन हम लोग कैसे निकालें। तो रिएक्शन हम लोग जनरली इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला यूज करके ही लगाते हैं। लेमी थ्योरम उसमें कम यूज होता है, मोस्टली उसमें यूज होता है यही आपका जो अभी हम लोग जिस आधार पे प्रॉब्लम देखे ना, ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, तो मोस्टली उसमें ये यूज होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, तो आप रिवाइज कीजिए जितना पढ़े हैं, और न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। हम बुक भी आप लोग को भेजे हैं पूरा, उसमें से बुक का सारा न्यूमेरिकल आप लोग को बना जाना है। ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम जितना है वो एकदम बना जाना है, और ये इस तरह से बनाना है कि उस तरह का एग्जाम्पल प्रॉब्लम वाला अगर से रिलेटेड या उस तरह का प्रॉब्लम आपको पूछा जाए एग्जाम में तो वो आप बना दीजिए। ठीक है, अगर उतना प्रॉब्लम आप लोग क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम वाला सब, कि नहीं सर इस तरह वाला प्रॉब्लम अगर जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम में हमको बुक में जो था वो उस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाएगा तो हम बिना देखे अपने मन से बना लेंगे। ठीक है ना, तो फिर आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। अगर वो नहीं बनता है आपसे, तो बुक में आपको उसका क्या है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन देके केवल कॉपी करने से नहीं होगा, आप हेल्प ले सकते हैं उसका, कि हमको जहाँ पे दिक्कत हो रहा है सॉल्यूशन कैसे करना है बता रहे हैं ना सब, लेमी थ्योरम अप्लाई करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आप खुद से मतलब ठीक है एक बार देख लिए हम प्रॉब्लम, मगर बाद में क्या फॉर्मूला वगैरह आपको याद रहना चाहिए, और बिना देखे हुए क्वेश्चन अलग से नोट कर लीजिए उसको, और बिना देखे उसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तभी आपको
आप बनाना सीखिएगा, अदरवाइज केवल देख के कॉपी कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, फिर सीखिएगा नहीं आप लोग। क्योंकि क्या होता है, सॉल्यूशन आपके सामने होता है तो आप उसका आंसर क्या है, आप दिमाग पे अपना जोर नहीं लगता है ना, आप दिमाग में घुसेगा ही नहीं, अरे सॉल्यूशन तो सामने है ऐसे बना लेते हैं। जब तक आप बिना सॉल्यूशन देखे उसका आंसर करना नहीं जानते हैं तब तक आप नहीं सीखे। मान के चलिए कि हम ठीक है हेल्प लेंगे सॉल्यूशन का, जब हमको नहीं आएगा तब हेल्प लेंगे, मगर सॉल्यूशन सामने अरे है तो देख के बना लेते हैं ना, तो एग्जाम में फिर नहीं बन पाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो एक बार देखिए उस सब सॉल्यूशन को, उसके बाद क्या करिए, प्रॉब्लम को अलग से लिखिए, किताब बंद कर दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए, एकदम उलटना नहीं है, जब तक ये सॉल्यूशन नहीं मिले उलटना नहीं है। उसके बाद जब फाइनल आंसर आपका आ जाए तब वेरीफाई कीजिए उसे मिला के, मेरा सही बना है, सही बना है कि नहीं बना है, कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक है। अगर गलती हो रहा है तो अच्छा हो, जहाँ पे जिस पॉइंट पे गलती हुआ है फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको सही करेंगे, फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम उसी तरह का प्रॉब्लम लेंगे और बिना देखे हुए उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस केवल कॉपी करना ना प्रैक्टिस नहीं है, उसको देखना समझना और फिर अपने से उसको सॉल्यूशन निकालना, ये प्रैक्टिस कहलाता है। तो जब भी हम बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम का, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन केवल देख लिए और उसको कॉपी कर लिए, ये नहीं है, उसको अपने से बिना को बुक का सॉल्यूशन देखे हुए खुद से सॉल्व करना, ये प्रैक्टिस कहलाता है। अगर उसमें कोई कठिनाई आती है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखिए, अगर उसमें कहीं पे मिस कर रहे हैं तब आप उससे हेल्प लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपको बीम्स एंड रिएक्शन है जो शुरू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बीम एंड रिएक्शन आपका शुरू करेंगे, क्लियर है, ठीक।